नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर हमारी खास पेशकश हमारी शक्ति हमारी ग्रह में। आज हम विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, लेकिन सन 1970 के दशक में जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, तो आखिरकार क्या वजह रही कि अमेरिका से इस पृथ्वी दिवस को मनाने की जरूरत आन पड़ी। आज हमारे साथ पैनल में हमारे साथ इन्वायरमेंट पर्यावरणविद हैं, उनका मैं आपसे परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर DC गोस्वामी। आप श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के विभाग अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं वीरेंद्र पैनोली जी, आप वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण के कई क्षेत्रों में पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ चंदन सिंह नेगी जी हैं। नेगी जी भी पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और कई महत्वपूर्ण विषयों पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले गोस्वामी जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से आप एक प्रोफेसर भी हैं और इस क्षेत्र में देख रहे होंगे कि पृथ्वी दिवस 1970 में अमेरिकी सेनेटर ने जो शुरुआत करी थी, वहाँ औद्योगिक क्रांति की वजह से तेल का रिसाव हुआ और पूरा समुद्र जो है समुद्री जीवों पे और इवन लोगों पे खतरा शुरू हो गया। एक साल 1969 में ये वाकया हुआ और उसके बाद 1970 में विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत हुई। तो आज हम क्या जो मोटो उस समय जो शुरुआत हुई थी पृथ्वी दिवस बनाने की, क्या हम अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या कहाँ पर खड़े तब और आज? सर्वप्रथम मैं दूरदर्शन को आभार और विश्व पृथ्वी दिवस के इस अवसर पर, जैसा कि आपने कहा, इसकी शुरुआत 1970 से अमेरिकी सीनेटर गेराल्ड नेल्सन के द्वारा की गई थी। और इसके पीछे जो कारण था, जो सेंट बारबरा जो कैलिफोर्निया साउथ में एक नहर है, उस नहर में तेल का रिसाव होने से उस क्षेत्र में जो जलीय जीव हैं, हजारों जलीय जीवों को मार दिया गया। और इसके साथ साथ उस समय अमेरिकन परिवेश में जो युद्ध के प्रति लोगों की भावना थी विरोध में, उन भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में जो ऊर्जा को संचित करने के लिए और उसको पर्यावरण की तरफ जागरूक करने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया और पहली बार 22 अप्रैल 1970 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। और धीरे धीरे यदि हम आज देखते हैं तो 55 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो आज भी जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, और इस ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के पीछे हमारा जो जीवाश्म ऊर्जा जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा जिम्मेदार है। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता समाज को जागरूक करने की है और उस जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति को ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको हम नीले ग्रह के रूप में जानते हैं और जिसमें जीवन है अभी तक, जो प्रमाणित तथ्य हैं उसके आधार पे। तो उस पृथ्वी को हम कैसे बचा के रखें, हमारे जीवन में एक सतत विकास की प्रक्रिया कैसे चलती रहे, तो इस परिप्रेक्ष्य में जागरूकता के लिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसीलिए प्रतिवर्ष हम इस पृथ्वी दिवस को मनाने का कार्य करते हैं। पैनल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लगातार फील्ड में काम करते हैं, काफ़ी सालों से आप काम कर रहे हैं। जागरूकता की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जागरूकता तो है लोगों में, लेकिन जो धरातल पर काम करने हैं वो शायद कहीं ना कहीं हम उसमें मिस कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? असल में पहले तो मैं जिस पृष्ठभूमि में आपने शुरू किया उसमें जैसे संशोधन कर दूँ। 1970 में जरूर किया हुआ था, परंतु 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ असेंबली ने ये प्रस्तावित किया था कि हम पृथ्वी दिवस मनाएंगे। और पहला पृथ्वी दिवस जो ग्लोबल लेवल पे किया, जो लोकलाइज नहीं था, वो 2009 से था। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बता रहे हैं, जहाँ कई लोग अपने देश को पितृभूमि और ये सब कहते हैं,
ये जो प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ वाला जो दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल को ही बना, 2009 से शुरू हुआ और इसका नाम था मदर अर्थ डे। बड़ा अंतर आ गया। एक चीज, दूसरी चीज जिस चीज पे हम आपको बताना चाहते हैं, गोस्वामी जी ने भी कहा 77 का दशक क्रांतियों का दशक था। अमेरिका में विद्यार्थियों के विश्वविद्यालयों से क्रांति हुआ करती थी, किंतु साथ ही साथ सोच की भी क्रांति थी। हमारी इंदिरा गांधी जी हमारे भारत में पहल की थी और उस जो आप विश्व पर्यावरण दिवस है वो 70 के दशक में आपके आया और उसी में इसके बीज आ गए थे। जो अभी गोस्वामी जी ने भी कहा, हमारी पृथ्वी केवल पृथ्वी है, कोई दूसरी पृथ्वी नहीं है। और जो आपने भी बहुत अच्छा सवाल किया, इसके बाद क्या प्रगति हुई? निसंदेह कोई प्रगति नहीं हुई। इसीलिए सन 73 का जो प्रथम पर्यावरण दिवस का जो स्लोगन था, पृथ्वी एक ही है, उसको रिपीट करना पड़ा आज से 2 साल पहले और फिर वही स्लोगन लाना पड़ा कि पृथ्वी एक ही है। परंतु इस बीच क्या हुआ? इस बीच ये हुआ कि जिसको भस्मासुरी सोच कहते हैं, गोस्वामी जी ने भी कहा, आगे भी आप लोग बात करेंगे, आखिर वो फॉसिल फ्यूल तेल कहाँ से निकला? पृथ्वी से निकाला हमने। जिस पेड़ को हम काट रहे हो कहाँ से निकला? पृथ्वी से आया। जिस पानी को हम बांध बना के ऊर्जा कर रहे हो कहाँ से आई? पृथ्वी से आई। तो जो चीज पृथ्वी ने हमें वरदान स्वरूप दी थी, माँ पृथ्वी ने, उसी से हमने पृथ्वी को तबाही में ले आया। और पहला संकट पृथ्वी पर जो आया, तेल से पहले फॉसिल फ्यूल का नहीं था, वो था ओजोन लेयर का। क्योंकि हमारे जो पूरी पृथ्वी है वो सौर्य से, यूवी किरणों से बचाने के लिए एक परत हुआ करती थी। और जो हम लोगों ने फ्रीज और ये सब चीज़ें किए, CFCs जो होती थी, वो सब तेल वाला संकट नहीं था। देखिए चुनौतियाँ बदलती जा रही हैं। उस समय संकट था ओजोन लेयर को बचाने का। पूरा प्रयास हुए, ध्रुव के ऊपर ओजोन लेयर बची। अब संकट है पृथ्वी को गर्म होने से बचाने की, क्योंकि पृथ्वी गर्म हो रही तो उस पर आधारित ग्लेशियर खत्म हो रहे। दूसरा, आप लोग तो सब वैज्ञानिक हैं, हवाएं जो चलती हैं, ये पानी जो चलता है वो तापक्रम के अंतर से चलता है। तो जब किसी चीज़ का तापक्रम बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा, तो सबसे बड़ी दिक्कत आज ये हो रही है कि जो तापक्रम के अंतर से जिस दिशा में समुद्र की धाराएं चलती थी, जिस दिशा में हवा की धाराएं चलती थी, हम अपने पहाड़ों को भी देख लें। यदि हम शाम को नदी के किनारे बैठते थे और सोचते थे हवा आएगी इस तरफ, वो नहीं आ पानी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो गया, नदी भी उतनी गर्म हो गई है। और जो रात को ठंडी होती थी, वो चूँकि हमने कंक्रीट के बने तो उनको ठंडे होने में टाइम लगता है। तो जो आपसे हम बात कर रहे थे कि ग्लोबली चेतना अपनी जगह पे है, परंतु हर चीज जुड़ती है, हर चीज जुड़ती है, हर चीज जुड़ती है, हर चीज जुड़ती है। जिनके यहाँ तितली नहीं हो इससे परेशान नहीं कि तितली नहीं है, जिनके यहाँ सूरजमुखी नहीं हो उस चीज़ से परेशान नहीं होंगे कि सूरजमुखी है। तो हम जो आपने कहा कि चेतना का स्तर वही तक है, परंतु इसमें जो बड़े एक्टर हैं, क्योंकि तेल और आप हम नहीं निकाल रहे हैं, आप और हम क्या करेंगे? जो जेट और सैटेलाइट्स जा रहे हैं, जमीन पे चलिए मोटर का प्रदूषण आपने रोक दिया, पर ऊपर का हवा का प्रदूषण आप और हम छतरी से पकड़ छोड़ सकते हैं उसको?
नेगी जी, मैं आपसे जानना तो चाहूँगा यही आप एक बार मैं ये कर रहा हूँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपने जो परिचर्चा हम लोगों ने की है, और आप आएंगे भी, कि हम इसी चीज़ पे आए कि थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली, दैट्स द थिंग। नेगी जी, पैनल जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड में भले ही ग्लोबल वार्मिंग का ना हो, लेकिन जल जंगल जमीन के मसले हैं। तो अब हमारे जो हर एक के जैसे लोकलाइज मुद्दे पर्यावरण से जुड़े, उनको एड्रेस कैसे किया जाए, और क्या क्या चूक आपको लगती है कि उनमें चूक हो रही है, उनको हम नहीं एड्रेस कर पा रहे? देखिए, ऐसा है कि पृथ्वी दिवस पूरी हमारी पृथ्वी में जितने लोग हैं वो सब उसको मनाते हैं, और उत्तराखंड भी पृथ्वी का एक हिस्सा है। वन अधिनियम 80 में आने से पहले हमारे यहाँ हम वनों पर आश्रित थे, और वनों से हमारी रोजी रोटी चलती थी, हमारा जीवन चलता था। वन अधिनियम के बाद हमारा कटाव वनों से हुआ। अब इसमें क्या होता है कि जब वनों से हमारा कटाव होता है तो हमारा जो संवेदनाएं हैं वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। आज स्थिति यह है कि अगर पहाड़ों में पेड़ कटते हैं तो उसकी जिम्मेदारी समाज की नहीं होती है। पहले क्या होता था कि जब पेड़ कटते थे तो समाज लोग वहाँ पर आते थे, उसको रोकते थे। स्थिति ये हो गई है कि पेड़ कटते हैं तो पेड़ कटने से जो मिट्टी है वो कटती है और पूरा एरोजन होता है। सड़क के किनारे अगर पहाड़ गिरते हैं तो सड़क टूटती है और पूरी मिट्टी नदी में आती है और नदी के साथ पूरी मिट्टी को बहा कर ले जाती है। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक प्लांटेशन हो और कटाव कम से कम हो। इसके लिए जो हमारी ग्राम सभाएं हैं, जो हमारे महिला मंगल दल हैं, युवा मंगल दल हैं, इन सबको, और जो हमारे छात्र हैं पढ़ रहे हैं, उन सबको जागृत होने की ज़रूरत है। और जहाँ कहीं ऐसा लगे कि पेड़ कट रहे हैं उसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए। और जो सावन का महीना है उसमें जैसे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। उसके लिए स्कूलों में आप नर्सरियाँ तैयार कर सकते हैं, और जो इको क्लब स्कूलों में बने हैं बहुत सक्रिय नहीं है, उनको बहुत सक्रिय करने की ज़रूरत है। गोस्वामी जी, आप ज्योग्राफी भूगोल से में ताल्लुक़ रखते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं। इस साल का जो नारा रखा है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, तो ये क्यों ज़रूरत पड़ी होगी कि इस तरह का नारा दिया जाए इसके लिए? हमारी जो पृथ्वी है, और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें धीरे धीरे जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, और उस तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए और पूरे विश्व स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे सतत विकास को आगे बढ़ाए रखने के लिए, क्योंकि विकास को यदि हम देखें तो इसके हर व्यक्ति अपने हिसाब से विकास को परिभाषित करता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि विकास के साथ हमारा भूमि उपयोग भी बदलता है, और विशेष रूप से हमारे जो वन क्षेत्र हैं वो कम होते हैं। और वन क्षेत्र को कम होने से रोकने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं हमारी राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई हैं। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ जो भी विकास किया जाता है उस विकास में विभिन्न विभागों का एक समेकित दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जहाँ भी हमारे मार्ग बने, राष्ट्रीय मार्ग बने, एक्सप्रेस वे बने, उनमें जो भी वनों का कटाव हो रहा है उस कटाव को होने से पहले उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और उस इम्पैक्ट असेसमेंट के परिप्रेक्ष्य में हमको कितना और दूसरी जगह प्लांटेशन करना होगा, इस परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे वन हैं, जैसे हम मैनग्रोव की बात करते हैं, या हमारे ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत में जो वन हैं, उन वनों को बनने में, तैयार होने में सैकड़ों वर्ष लगे हैं। वो किसी एक अल्प समय में तैयार नहीं हो सकता है। हम प्लांटेशन तो कर सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमारे अगर वन नहीं रहेंगे तो उसका असर हमारे मानव जीवन पे पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि हर जगह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अगर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है, तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि हमको पूरे समाज को जीवित रखने के लिए,
इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए हमको जो ऊर्जा या तापमान को बढ़ाने वाले जो भी अवयव हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे पेनिलू जी ने बताया कि जो प्रशीतक हम उपयोग करते हैं, जो CFC गैसों को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी जो लेयर, जो हमारी क्या बोलते हैं ओजोन लेयर, वो डिप्लीशन होती है। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि विश्व स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उस प्रयास के साथ साथ हमारी आजीविका भी जुड़ी हुई है। पेनिलू जी, पूरे देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी ग्रेप पीरियड लगाना पड़ता है। पर्यावरण की हालत अक्टूबर से और फरवरी मार्च तक लगातार गिरती है। वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो सरकारें काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की नौबत क्यों आ जाती है? देखिए, इसके दो फैक्टर हैं। एक तो होता है क्लाइमेटिक, दूसरा आपको समाज को भी सोचना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जो धनी लोग हैं वो ऊर्जा का तो उपयोग करें और गरीब ऊर्जा का उपयोग न करें, क्योंकि ऊर्जा जो है विकास का माध्यम है। आप बताइए कि ऊर्जा हम श्रम से बचने के लिए करते हैं। जो चीज़ हम चक्की चला सकते थे उसको ग्राइंडर लगा दे, बिजली जो ज़रूरत नहीं थी वो बिजली आपने पैदा कर दी। बाल हम धूप में सुखा सकते थे, उसमें हमने सुखाने वाला पैदा कर दिया। तो आप तो अपनी क्वालिटी, जो पैसे वाले लोग हैं वो तो क्वालिटी ऊर्जा की ज़्यादा खपत से कर रहे हैं। यदि कार स्कूटर ले रहे तो आखिर ऊर्जा, क्योंकि आज के विषय में ऊर्जा विषय है मेन पृथ्वी का, तो ऊर्जा को हमने जीवन की गुणवत्ता से जोड़ दिया और परंतु सुशासन से भी जुड़ा हुआ है। आप पानी का पंप नहीं चलाते घर पे, यदि सरकारें उस स्तर का पानी देती जिस स्तर से चढ़ जाता आपके घर में, आप घर में वाटर प्यूरिफायर और एयर कंडीशनर, एयर प्यूरिफायर रहे लगाते, यदि सरकारें सुशासन से वो करते, तो एनर्जी का जो गैप है, जो कि कमरे के भीतर एयर प्यूरिफायर लगा रहा, वाटर एयर, वो तो पैसे वाला है। और जो बेचारा नहीं है वो नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो टायर जलाएगा, वो कपड़ा जलाएगा, वो घास फूस जलाएगा। रात को जो आपने दिल्ली वाली बात की, वो आने के लिए जो भी चीज़ मिलेगा उससे वो गर्म करेगा। तो एक तो मौसम ऐसा रहता है कि मिस्ट के कारण ऊपर नहीं जाते, क्योंकि आप जब भी देखते होंगे हर दिन दूसरे रोज खबर आती है कि अब ये वाली हवा चलेगी तो दूसरे, परंतु जा क्या रहा है? आपसे हट के हरियाणा में चला जाएगा, आपसे हट के नोएडा में चला जाएगा, आप उसको रोक तो नहीं सकते हैं ना। तो कहाँ तक प्रकृति अपनी हवाओं से आपके प्रदूषण के बोझ को निपटे, एक सवाल है। दूसरा ये है कि आपने जैसे ग्रेप वाली बात कही, ये किससे कनेक्टेड है? मेनली कनेक्टेड है ट्रांसपोर्ट से। वहाँ की आप बात कर रहे हैं, पर जो प्लेन चल रहे हैं ऊपर, जैसे मैंने आपसे कहा, उस पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे सुबह स्कूल जाते, आपको जानते हैं कि उनको गैस चैम्बर की स्थिति पे आ गई। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ की स्मोक की कंडीशन केवल इस वजह से कि एक तो क्लाइमेट उस समय ऐसा होता है, विंड डायरेक्शन पैटर्न ऐसे होते किसी खास, और स्मोक शब्द को यदि आप देखें तो दो ढंग की चीज़ है, ये एक ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है? धुंध भी होती है, पार्टिकुलेट भी होते हैं, ये भी होते हैं। तो एक तो ट्रांसपोर्ट का है। अब ट्रांसपोर्ट में भी उन्होंने कहा कि जिसकी इस स्तर की गाड़ी होगी वही आएगा। तो जब मेरे स्तर की गाड़ी नहीं तो मैं कहाँ चलाऊंगा? तो आज के पृथ्वी दिवस में, जबकि मदर अर्थ की हम बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में जो आज लड़ाई है, कॉप सम्मेलन चलते हैं जलवायु के, आप कहते हैं कि एडॉप्ट, भाषण दिया जाता है कि एडॉप्ट कर लीजिए, मिटिगेशन कर दीजिए, कृषि में आप ये क्यों नहीं कर सकते? परंतु तो आज सबसे बड़ी समस्या पृथ्वी को ठीक करने में क्लाइमेट फाइनेंस की, फाइनेंस नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि हम लोग इतनी बढ़िया अच्छी परिचर्चा कर रहे हैं कि हम कहीं देखें तीन चीज़ें। एक तो एनर्जी क्वालिटी से कनेक्टेड है, एनर्जी सुशासन और कुशासन से कनेक्टेड है, एनर्जी इकोनॉमिक स्थिति से कनेक्टेड है,
एनर्जी क्लाइमेट से कनेक्टेड है। तो अब जो जंगल वाली बात इसीलिए चूंकि मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को समझ लें, इस समय क्या कर रहे हैं कि जो धनी लोग देश है वो कह रहे हैं कि हम तेल तो जारी रखेंगे, तो तेल तुम जारी रखोगे तो कह रहे हैं कि उसकी जगह ठीक हम जंगल उगाएंगे, तो उसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट। तो जंगलों का अब हम दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जैसे वन पंचायत है, आपने किया उत्तराखंड में, ये वी कैन अर्न द मनी, हम उनसे पैसा कमा सकते हैं क्योंकि हम प्रदूषण नहीं कर रहे हैं। जो प्रदूषण नहीं कर रहा है उसको क्रेडिट मिलनी चाहिए, कार्बन, और उसकी कीमत लगनी चाहिए, और जो प्रदूषण कर रहा है उसको पैसा दे। तो दिल्ली में भी सिचुएशन बहुत जल्दी होने जा रही है कि दिल्ली में जो कुछ प्रदूषण होगा एक समय आएगा कि उनको हमारे उत्तराखंड या अन्य जगहों से अपनी क्रेडिट लेनी पड़ेगी, नहीं तो एक्टिविटी को कर नहीं सकते। धन्यवाद। नेगी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकारें काम कर रही हैं, पॉलिसी भी बन रही है, बजट भी आता है, लेकिन हम पर्यावरण को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए आखिर जन आंदोलन, इसको युवाओं के साथ या जनता का जुड़ाव क्यों नहीं हो पा रहा है इसके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है, जनता का जुड़ाव है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो ये है कि जो हमारा हरेला पर्व है पिछले 8-10 वर्षों में, उसने आम आदमी को जागृत किया है, ख़ासतौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है। और पूरे उत्तराखंड में लोग सावन के और भादों के महीने में प्लांटेशन करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि वो जितना पौधारोपण करते हैं उसमें से कितना प्रतिशत बचता है। इसके लिए जिस सरकार की बात की आपने, देहरादून में हमें ट्री गार्ड मिलते हैं। जहाँ तक ट्री गार्ड पहुँचते हैं पेड़ों तक, मतलब मैंने अगर 10 पेड़ लगाए और उसमें 10 ट्री गार्ड मुझे मिल गए, तो मैं समझता हूँ कि 7 या 8 पेड़ उसमें बच जाते हैं। लेकिन बिना ट्री गार्ड के 1 या 2 पेड़ बचना भी मुश्किल होता है। तो सरकारों की तो बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। मेरा फिर मानना यह है कि अगर आप पौध तैयार करते हैं अपने घरों में, स्कूलों में पौध तैयार करते हैं, संस्थानों में पौध तैयार करते हैं अपने आप, जैसे अभी गर्मियाँ आ रही है और आड़ू का हमारा एक सीज़न हो, उसमें जो बीज हैं उसको आप लें और अपने घर में पौध तैयार करें और बरसात में उस पौध को आप किसी को गिफ्ट करें, सड़कों के किनारे लगाएं, उससे कई फ़ायदे होंगे। हमारी जो चिड़िया हैं उनको खाने को फल मिलेगा, हमारे बंदर हैं, गिलहरी हैं, उनका भी अपना एक जीवन है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम धरती को बचाने के लिए अपने आसपास के जो वातावरण है उसको बचाएं। एक दूसरा जो वर्ष है, इसमें पृथ्वी दिवस में हमें ऊर्जा को केंद्रित किया है, क्लीन एनर्जी या अक्षय ऊर्जा जिसे हम कहते हैं। तो मेरा मानना है कि जो हमारे बड़े संस्थान हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, मॉल्स हैं, इनको सोलर पैनल को अपने यहाँ प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे संस्थान है जहाँ पर कॉलेज में अगर आप ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं, तो पूरी की पूरी जो वहाँ पर रहने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उन सबको एक प्रेरणा मिलती है कि हमें इस तरह से इस एनर्जी का इस्तेमाल अपने घरों में, अपने घरों के आसपास भी करना चाहिए। ग्रीन एनर्जी ही एक ऐसा विकल्प है जो हमें धरती को प्रदूषण होने से, जो एयर पॉल्यूशन है, उससे बचा सकता है। गोस्वामी साहब, आप एकेडमिशियन हैं और जो भविष्य की पीढ़ी है उसको पौध को तो आप तैयार कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस में किस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए या पृथ्वी को बचाने के लिए किस तरह के प्रोग्राम या किस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए जिससे कि बच्चों में जागरूकता है? कॉलेज कल को वही पीढ़ी पॉलिसीज़ बनाएगी, उनको इम्प्लीमेंट करेगी, तो किस तरीके से इस बारे में काम होना चाहिए? क्योंकि बच्चे या विद्यालय में पढ़ने वाले जो युवक और युवतियां हैं, उनको बहुत ज़रूरी है कि उनकी सोच में पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण जागरूकता के प्रति उनकी क्या भूमिका है, इस बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं 2 सुझाव रखना चाहूँगा। पहला ये कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा राष्ट्रीय सेवा योजना, एक योजना 1968-69 से चल रही है, और दूसरी योजना राष्ट्रीय क्या कहते हैं NCC, नेशनल क्रेडिट, तो ये स्कीम भी चल रही है। मेरा ये सुझाव है कि महाविद्यालयों और विद्यालयों में नेशनल
या स्टूडेंट फॉरेस्ट स्कीम, एक स्कीम इस तरह से चलाई जाए, क्योंकि ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है और ये केवल इसी पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सततता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक ऐसा इस तरह की एक स्कीम चलाई जाए कि बच्चे उसमें प्रतिभाग करें और प्रतिभाग करने के साथ उस पूरे कार्यक्रम में समाज को कैसे जागृत करें, हमारे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम कैसे हों, हम ग्रीन एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम फॉसिल्स फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके अल्टरनेट के रूप में सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है और उसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी है। तो ये जितने भी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनको बढ़ाएं और इसके साथ साथ हमारी जो टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट यानी तकनीकी रूप से उन्नत तकनीक हमें मिले, जिससे कि जैसे कि हम एक साधारण बल्ब से आज एलईडी पे आ गए हैं, तो और ज़्यादा तकनीक हमारी उन्नत हो जिससे कि बिजली की खपत कम से कम हो और उसका फ़ायदा हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। एक तो ये, और एक दूसरा मेरा सुझाव ये है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे हमने देखा होगा कि चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हर आदमी नौकरी के लिए, जॉब के लिए प्रयास करता है। तो और जॉब के प्रयास करने के परिप्रेक्ष्य में उससे बहुत से सर्टिफिकेट या एफिडेविट्स लिए जाते हैं, उसका मेडिकल का पूरा वो सब लिया जाता है। तो एक उसमें एक चीज़ और जोड़ दी जाए कि भाई जो भी व्यक्ति जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में वो ज्वाइन करता है तो एक शपथ पत्र ही न भरे, बल्कि वो एक ये भी प्रण ले कि मैं उस स्थान पे जाकर के उस परिसर में एक वृक्ष, एक पौधे का रोपण करूंगा और जब तक मैं वहां पे रहूंगा उस वृक्ष को सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम करूंगा। अगर उसका कहीं स्थानांतरण भी हो जाता है तो जो उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आता विकल्प के रूप में, वो उस वृक्ष को देखे और ये जहां जाए उसके द्वारा रोपे गए वृक्ष को देखे। तो ये भी एक अच्छी पहल हो सकती है। मैं समझता हूँ इस तरह की पहल अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित तौर पे ये जागरूकता हमारे समाज में फैलेगी और विशेष रूप में जो हमारे आने वाला जो भविष्य है, जो छात्र हैं, उनको भविष्य और ज़्यादा उज्जवल हो सकता है। पहले सर, आप तो काफ़ी बड़ा लंबा अनुभव है आपका पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने का। हमारे उत्तराखंड में कई दशकों पहले एक महिला चिपको आंदोलन शुरू कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पहाड़ में हर जगह चप्पे चप्पे पर पर्यावरण के बारे में जागरूकता है। जटदारी बीज बचा रहे हैं और डॉक्टर राजेंद्र रावत जी वो मैती आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह की कवायद हमारे पहाड़ में है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुझाव आप सरकारों को, या किस तरीके से विकास भी होता रहे और पर्यावरण भी बचा रहे, कुछ इस तरीके की कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको ठीक कर दूं, मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत जी कर रहे हैं। जी जी राजेंद्र रावत जी 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 राजेंद्र रावत जी ने जो काम किया था उत्तरकाशी में किया था और उनका चकबंदी पे काम था। अब हम आंदोलनों की बात कर रहे हैं पहाड़ में, फिर उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। चिपको आंदोलन क्यों हुआ? पेड़ के उत्तर नहीं था जितना कि उस व्यवस्था के खिलाफ था जो कि उन पेड़ों का व्यवसायीकरण करके उसको लेना चाहते थे। तो या तो फिर आप उन स्थिति, क्योंकि यह हमारा, मैं किसी दूसरी वजह से नहीं कर रहा हूँ, दिक्कत ये है कि आज पूरे विश्व में, मैं तो यूनाइटेड नेशन में भी मैंने कुछ चेयर किया, एक दो फंक्शन, पूरे विश्व में हम जितने पर्यावरण आंदोलन कर रहे हैं वो रिएक्शनरी है, प्रतिक्रिया स्वरूप है। हमारी नदी गंदी हो गई तो हम आंदोलन कर देंगे, हमारा दिल्ली में प्रदूषण खराब हो गया तो हम आंदोलन कर देंगे, हमारा पेड़ कट गया तब आंदोलन करेंगे। तो इसका मतलब आप इंतजार करिए कि जिस रोज कोई हमारा पेड़ कटेगा तब उस रोज हम आंदोलन करेंगे, जिस रोज कोई बांध बनाएगा तब हम आंदोलन करेंगे, जिस रोज कोई पेड़ काटने के लिए हमारे अंगू और इन सबको आए उस रोज हम सबको करेंगे। तो इन दो चीजों में बहुत अंतर होना चाहिए। जब तक हम उस रिएक्टिव फेज से प्रोएक्टिव होके काम नहीं करेंगे तब तक कोई, क्योंकि रिएक्टिव में क्या होता है
जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो खट से आपका ध्यान बांट देगा, आपका आंदोलन टूट जाएगा। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि यदि जैसे सतत ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, सतत विकास की करें, सतत रूप से हमें आंदोलनरत रहना पड़ेगा, क्योंकि जमीन की जो सॉइल इरोजन है एक दिन में नहीं हो रहा है, जो भूस्खलन हो रहा है एक दिन में नहीं हो रहा, हम देख रहे हैं। तो मेरा आपसे केवल अनुरोध ये है कि जो आप कह रहे हैं कि विभिन्न आंदोलन, तो विभिन्न आंदोलन किस तरह से, किस कारण उतने और रिएक्टिव थे। हम क्यों नहीं इतनी अच्छी गवर्नेंस करें कि हम अपनी एनर्जी खराब चीज़ों को ठीक करने के बजाय ठीक चीज़ों को करने में लगाए, तो पर्यावरण और पृथ्वी का, हम तो पृथ्वी पर पाँव भी रखते थे तो कहते हैं मुझे माफ़ करना, पेड़ से एक फूल तोड़ते थे तो माफ़ करना, तब वो जरूरत नहीं थी कि पेड़ का किसी ने फूल तोड़ा और हम डंडे लेके पहुंच गए। उनको स्तुति करना सिखाए, जिसने पृथ्वी की स्तुति करना, जिसने नदी की स्तुति करना, जिसने सब सीख जाएंगे, उस प्रतिक्रियावाद आंदोलन कब होगा। तो सबसे बड़ा आंदोलन जो चलाई जा रही है कि हे पृथ्वी, हे उत्तराखंड, हे जमीन, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुमसे जो भी चीज़ें लेंगे उससे पहले तुमसे अनुमति मांगेंगे और सस्टेनेबल जितना लेंगे उतना पूरा करने का प्रयास अपने प्रयासों से करेंगे। नेगी जी, जैसे वनों की कटाई होती है उत्तराखंड में और बाढ़ आ रही है, तो ये क्या जैसे आपदाएं बढ़ रही है, कुछ सालों में देखने को मिल रहा है कि क्लाइमेट ने कुछ चेंज सा, एक अलग सा रूप देखने को मिल रहा है। तो क्या ये जो नुकसान पहुंच रहा है कुदरत को, या जो इस तरीके से हो रही है हरकतें, उसकी वजह से ये आपदाएं भी बढ़ रही है, ऐसा कुछ है? ग्लोबल वार्मिंग का असर कहा जाता है इसको। और देखिए प्रतिक्रिया कैसे होती है। आप आज से कुछ समय पहले 15-20 साल पहले तक रिमझिम बारिश होती थी, वो 6 दिन तक 7 दिन तक हल्की हल्की बारिश हो रही है तो पूरा पानी जमीन में जाता था और जज्ब होता था। आज स्थिति क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग एक साथ एक जगह पानी पड़ता है, शहरों में भी और पहाड़ों में भी, जंगलों में। वो पहाड़ों में जब एक साथ पानी पड़ता है, क्लाउड बस्ट, पनगोला फट गया कहते हैं, उससे बहुत बड़ी क्षति होती है। जब गर्मी होती है तो पिछली बार देखा आपने देहरादून में टेम्परेचर 43-44 के आसपास पहुंच गया था। गर्मी में गर्मी ज़्यादा हो रही है, सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, बरसात में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ये हमारे जीवन को बचाने के लिए बड़ा संकट है। और सिर्फ हमारे नहीं, जो जीव जगत है, जो हमारे आसपास जितने जीव हैं उनके लिए बड़ी संकट है, क्योंकि एक गिलहरी का रहने का एक अपना टेम्परेचर है, एक चिड़िया के रहने का अपना एक टेम्परेचर है। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो अन्न है उस पर बुरा असर पड़ रहा है, जो हमारा खाद्यान्न है उस पर बुरा असर पड़ रहा है, जो हमारे दुधारू पशु उन पर बुरा असर पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कोशिश की जानी चाहिए कि हम एक अच्छी ऊर्जा को अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करें और खुद भी अपनाएं। जब तक हम ग्रीन एनर्जी को वृहद स्तर पर नहीं अपनाएंगे तब तक ये बड़ा संकट बना रहेगा। एक बात। दूसरी बात क्या कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये सिर्फ देहरादून का या उत्तराखंड का या हिंदुस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का है। इसलिए पूरी दुनिया को इसमें आगे आना पड़ेगा एक साथ, और जितनी ज़्यादा हो सके उतना, क्योंकि हम बड़ा देश है, बड़ी आबादी है, तो हम पूरी दुनिया को एक संदेश दे सकते हैं एक जगह पर आकर कि हम दुनिया में सबसे नंबर 1 है, जो ग्रीन एनर्जी को एक्सेप्ट करके दुनिया को बचाने के लिए नंबर 1 बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने इतनी बढ़िया चर्चा की और इसमें कई मुद्दे निकल के भी आए कि जैसे सर ने कहा, गोस्वामी सर ने कहा कि स्कूल कॉलेज को जोड़ना, उनको जागरूक करना, और सर ने कहा कि लगातार इस मिशन को 22 अप्रैल तक ही ये विश्व पृथ्वी दिवस नहीं होना चाहिए, इसको लगातार जारी रहना चाहिए, तभी हम जो है पृथ्वी को बचा पाएंगे। धन्यवाद आप सबका, आपने इतनी अच्छी चर्चा में भाग लिया और अच्छे सुझाव दिए। डीडी उत्तराखंड की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।